Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you to the 20th lecture on the course Organizational Behavior. Today's topic is employee safety and health. So we are basically today going to discuss how safe and healthy environment at the workplace influences employees' behavior in positive or negative directions. तो इम्पोर्टेंस क्या है सेफ और हेल्दी वर्कप्लेस की ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ में, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, ठीक है, वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है एम्प्लॉय बिहेवियर को, एम्प्लॉयज़ की उस सिलसिले में इज इट द हुज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज़ फॉर द प्रोविजन ऑफ सेफ एंड हेल्दी वर्कप्लेस, ठीक है, उसमें एम्प्लॉयज़ का भी कोई रोल है या नहीं, या उसमें ऑर्गेनाइजेशन का ही सिर्फ रोल है. तो इस तरह की चीज़ें हम आज के अपने लेक्चर में देखेंगे. तो स्पेसिफिकली लेट्स सी कि आज की जो आउटलाइन है वो क्या है आज के लेक्चर की. वी आर बेसिकली गोइंग टू सी व्हाई सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एक चीज़ तो हम ये देखेंगे. उसके बाद हम ये देखेंगे कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी लॉज इन पाकिस्तान, आर देयर एनी लॉज इन पाकिस्तान विच आर रिलेटेड टू द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ठीक है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी इज इट अ राइट ऑफ द एम्प्लॉयज़ और नॉट, एज पर पाकिस्तानी लॉ क्या समझा जाता है. बिकॉज द बुक दैट यू आर गोइंग टू रेफर you are going to study this from basically, तो आपको पता है कि जितनी भी टेक्स्ट बुक्स हैं व जितनी भी हम रेफरेंस बुक्स हैं देयर ऑल यूएस रिटन. तो उसमें उस बुक में जो लॉज दिए गए हैं, जो क्लॉजेस दी गई हैं, जो लीगल इम्प्लीकेशंस दी गई हैं, एवरीथिंग इज विद पर्सपेक्टिव टू यूएस कि वहाँ पर क्या हो रहा है. पाकिस्तान के रेफरेंस में, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं है, ठीक है, या जैसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में चूँकि रिसर्च बहुत कम है, इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में वी डोंट हैव एनी मच इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है. तो अब क्योंकि ये जितनी भी रिसर्चेज हैं, ये जितने भी मैकेनिज्म, ये थियोरेटिकल डेवलपमेंट है, ये इम्प्लीकेशंस हैं, वो सारी इन कॉन्टेक्स्ट में तो ये यहाँ पर इंक्रीजिंगली रिसर्च हो रही है एंड वी आर बेसिकली उनको रेप्लिकेट किया जाता है उन फाइंडिंग्स को जो वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में थी, उनको एशियन कॉन्टेक्स्ट में या हमारे जो कॉन्टेक्स्ट हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के उनमें, और उनमें से कुछ हमें सिमिलैरिटीज़ भी मिलती हैं, कुछ डिफरेंसेस भी मिलते हैं. बिकॉज कल्चरल डिफरेंसेस आर अ लॉट एंड देयर आर मैनी अदर डिफरेंसेस जो कि हमारे मौजूद हैं इन कल्चर्स में, और वहाँ इस वजह से और कुछ जो कॉन्स्ट्रक्ट्स या वेरिएबल्स हैं वो इतने कल्चर स्पेसिफिक होते हैं कि वो फाइंडिंग्स जो एक जगह पे इस कॉन्टेक्स्ट में हो रही हैं दे मे नॉट बी एप्लीकेबल टू एन अदर कॉन्टेक्स्ट और टू एन अदर वर्क प्लेस. बट ऑफ कोर्स हमारे पास लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशन ऑफ फंड्स हैं, इतना कोई रिसर्च एनवायरनमेंट अनफॉर्चुनेटली अभी तक पाकिस्तान में नहीं बन पाया, और बिकॉज ऑफ द लिमिटेड जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एलोकेशंस हैं या जो बजट में एलोकेशंस होती हैं एजुकेशन को, या इस मद में जितनी भी एलोकेशंस होती हैं उसकी वजह से इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली उस तरह का कल्चर डेवलप नहीं हो पाया अभी तक. बट ऑफ कोर्स इट इज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम इट इज़ डेवलपिंग, हम इस प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, तो थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, राइट. बट जो मेरा मकसद आपको बताने का था वो ये था कि जो चीज़ें यहाँ पे मैंने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड लॉज को इसलिए इनकॉर्पोरेट किया यहाँ पर, और इसकी स्लाइड्स को भी इसलिए इनकॉर्पोरेट किया, और ये इन्फॉर्मेशन ऑफ कोर्स आपको बुक में से नहीं मिलेगी, ठीक है. तो ये जो आपके लॉज हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के, यू शुड हैव द फेमिलियरिटी कि पाकिस्तान में क्या लॉज हैं भी कि नहीं. यहाँ पे अक्सर अनफॉर्चुनेटली हमें पता ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि वर्क प्लेस पे एम्प्लॉयज़ की क्या राइट्स हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, और उसकी कोई लीगल बाइंडिंग भी है या नहीं है, ठीक है, आपके पास कोई लीगल राइट भी है या नहीं है, वी डोंट नो. अगर वो लॉज उस तरह के इन प्लेस हैं तो एम्प्लॉयज़ के नॉलेज में नहीं है. सो दैट इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट. तो यहाँ पर ये मैंने आपको ये बता रही हूँ कि ये आपके बुक में तो अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको इंटरनेट पे देखें, गूगल पे देखने की कोशिश करें, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के लॉज को देखने की कोशिश करें, पाकिस्तान के लेबर लॉज को देखने की कोशिश करें, लेबर पॉलिसी को देखने की कोशिश करें, तो वहाँ से आपको काफ़ी सारी गाइडलाइंस मिल सकती हैं. ये इस तरह के आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ से मिल सकते हैं.
ओके तो ये हम आज यहाँ पर मैंने इसलिए इसको इसमें रिप्लेस किया है ताकि जब जहाँ पे आपको वो वाले उनके लॉज आए वहाँ पे आप उनको रिप्लेस कर सकें विद द पाकिस्तानी लॉज। तो इसके ऊपर अगर आपने फर्दर डिटेल्ड, ऑफ कोर्स इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन, इस लेक्चर की लिमिटेशन की वजह से भी, और ऑफ कोर्स हमारा जो लेवल है, हमारी जो स्टडी है, हमारा जो कोर्स डिज़ाइन है, उसकी लिमिटेशन की वजह से भी बहुत ज़्यादा हम इसको डिटेल में तो मैंने इसमें नहीं डाला। लेकिन अब ऑफ कोर्स आप अपने इंटरेस्ट के लिए आई एम रेफरिंग टू यू कि आप इसको देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। यू कैन डाउनलोड मोर मटेरियल, यू कैन रीड मोर मटेरियल फॉर दैट पर्पज। दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे, फर्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या सेफ्टी क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, लॉज पाकिस्तान में कौन से हैं रिलेटिंग टू सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ के बारे में, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के बारे में। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एंड द राइट्स ऑफ द एम्प्लॉयर्स एंड द एम्प्लॉयज़। तो दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं जब हम सेफ्टी और हेल्थ प्रोग्राम की बात करते हैं या ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ की बात करते हैं, तो मेनली उसमें दो स्टेक होल्डर्स हैं जो की स्टेक होल्डर्स हैं। ऑफ कोर्स एक तो उसमें एम्प्लॉयर आ गया जब हम वर्क प्लेस सेफ्टी की बात कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स एक उसमें एम्प्लॉयर एंटिटी आ गई और दूसरी एंटिटी उसमें आ गई एम्प्लॉई। तो अब व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द एम्प्लॉयर एंड व्हाट आर द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉई, ये दोनों चीजें हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे टॉप मैनेजमेंट का क्या रोल है इन द सेफ्टी। सो वी विल बी सीइंग द रोल ऑफ द टॉप मैनेजमेंट इन द सेफ्टी। then we'll be seeing that what causes accidents। ठीक है, वर्क प्लेस पे यू मस्ट बी फेमिलियर के द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स दे हैपन, दे कैन अकर इन द वर्क प्लेस। तो उन एक्सीडेंट्स को क्या कॉज करता है, व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ दोज एक्सीडेंट्स, वो हम देखेंगे। उनमें अंडर दैट वी विल बी स्टडिंग अनसेफ कंडीशंस एंड अदर वर्क रिलेटेड फैक्टर्स, हम उसमें देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे व्हाट कॉजेज अनसेफ एक्ट्स। उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। तो ये दो तीन मेनली चीज़ें हैं जो हम देखेंगे। एक तो एक्सीडेंट्स को क्या कॉज करता है, उसमें हम वर्क रिलेटेड जो कंडीशंस हैं, अनसेफ कंडीशंस हैं, हम उनको देखेंगे। उसके अलावा जो दूसरे और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो एक्सीडेंट्स को कॉज करते हैं। फिर हम अनसेफ एक्ट्स को देखेंगे कि व्हाट आर अनसेफ एक्ट्स एंड व्हाट कॉजेज द अनसेफ एक्ट्स। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो हम इससे रिलेटेड देखेंगे विच इज दैट इज द हाउ टू प्रिवेंट दीज एक्सीडेंट्स एट द workplace। So we'll be seeing the how to reduce the unsafe working conditions। So reducing unsafe acts by emphasizing safety, we'll be discussing this कि आप कैसे unsafe acts को reduce कर सकते हैं by emphasizing the safety। Then we'll be seeing the reducing unsafe acts through selection and placement, through training, through motivation। तो different organization में managers के पास क्या इनिशिएटिव्स हैं जो वो यूज कर सकती है फॉर इन ऑर्डर टू रिड्यूस द अनसेफ एक्ट्स। तो उसमें सिलेक्शन और प्लेसमेंट में क्या कर सकती है, ट्रेनिंग्स में क्या कर सकती है, मोटिवेशन में क्या कर सकती है कि एम्प्लॉयज जो हैं वो अनसेफ एक्ट्स को रिड्यूस करें इन ऑर्डर टू रिड्यूस द अनसेफ एक्ट्स ऑन द पार्ट्स ऑफ द एम्प्लॉयज। Then we will be discussing that how to and why to conduct the safe and health audits। उसका क्या रीज़न है सेफ्टी एंड हेल्थ ऑडिट्स को कंडक्ट करने का, और उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, कैन दैट इम्प्रूव द सिचुएशन और व्हाई इज इट रिक्वायर्ड, इज इट नीडेड टू इम्प्रूव द सिचुएशन, इसको हम देखेंगे। फिर हम जो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है वर्क प्लेस हेल्थ हैजर्ड्स का। सो वी विल बी डिस्कसिंग द वर्क प्लेस हेल्थ हैजर्ड्स कि कौन से हेल्थ हैजर्ड्स हैं जो कि हो सकते हैं एट द वर्क प्लेस विच कैन बी चैलेंजिंग फॉर द एम्प्लॉयर एंड फॉर द एम्प्लॉई, और उनके क्या जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। जैसे वर्क प्लेस सब्सटेंस अब्यूज के ऊपर हम बात करेंगे। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इन्फेक्शियस डिजीजेज एट द वर्क प्लेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट इज सेफ्टी एंड हेल्थ, तो ये दो बेसिकली दो चैलेंजेस हैं। दीज आर टू चैलेंजेस फॉर द एम्प्लॉयर या ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये दो डिफरेंट चैलेंजेस हैं, एक सेफ्टी है एम्प्लॉय की और दूसरा उसकी हेल्थ है। ठीक है, तो ये इन दो चीज़ों में एम्प्लॉय के क्या राइट्स हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और एम्प्लॉयर के क्या हैं। तो ये डिस्टिंक्शन आपको पता होनी चाहिए कि इट इज़ अबाउट द सेफ्टी एंड हेल्थ। ठीक है, कि हेल्थ एम्प्लॉय की मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की या एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उसको सेफ्टी या सेफ वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए क्या राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। स्ट्रेस, बर्नआउट एंड डिप्रेशन के ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर या स्ट्रेस की आउटकम्स के ऊपर हम एक कंप्लीट लेक्चर भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इस पर्सपेक्टिव में, इस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे।
तो इसलिए आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो डिफरेंट हम कॉन्सेप्ट्स या जो डिफरेंट टॉपिक्स हम कर रहे होते हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं। सम ऑफ द टॉपिक्स जैसे हमने ओवरलैपिंग पहले एक शुरू के एक लेक्चर मैंने आपको जॉब सेटिस्फेक्शन वगैरह के ऊपर दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंट एटीट्यूड्स हैं उनमें ओवरलैपिंग हो सकती है, और दे आर ओवरलैपिंग, वो टोटली कम्प्लीटली डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं बट दे आर स्टिल डिस्टिंक्ट। ठीक है, वो वो 100% कोरिलेटेड भी नहीं है। ठीक है, तो अगर वो 100% कोरिलेटेड हो तो फिर तो दे आर, इट मींस दैट दे आर नॉट डिस्टिंक्ट, बट व्हेन दे आर मॉडरेटली वी कैन से दैट दे आर मॉडरेटली कोरिलेटेड। जब वो मॉडरेटली कोरिलेटेड हो तो उसका मतलब ये है कि वो उनमें लिंकेजेस तो हैं, दे हैव स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस, बट स्टिल उनके कुछ डायमेंशंस हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं उनमें जो उनको डिस्टिंक्ट रखते हैं एक दूसरे से। ठीक है, दे आर नॉट वन एंड द सेम। तो इसलिए हम जितने भी ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये जितनी भी चीज़ें व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्क प्लेस, उसमें जो मैकेनिज्म्स की बात कर रहे हैं तो उसमें हम एक टॉपिक को, एक लेक्चर को कम्प्लीटली डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते फ्रॉम द अदर टॉपिक्स और द अदर लेक्चर्स, बिकॉज वो सारे फिनोमिनन हैं जो हो रहे हैं एट द वर्क प्लेस। ठीक है, हम उनको सबको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके हम इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स को भी स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम उनको एक कंबाइंड वे में भी साथ साथ जहां पे जिसका ज्यादा स्ट्रॉन्गर लिंकेज है उसको हम लेके चलने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली तो रियल लाइफ में जो ऑर्गेनाइजेशन का या एम्प्लॉइज का जो मॉडल है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। वो इतना सिंपल नहीं है जितना हम ये कहें कि जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो दैट लीड्स टू जॉब परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये इट मे नॉट बी दैट सिंपल अ रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे मैंने आपको जब हमने एटीट्यूड्स का टॉपिक किया था तो उसमें ये बताया था कि देयर आर अ नंबर ऑफ मॉडरेटिंग वेरिएबल्स हैं, उसमें वो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। आपका वर्क लाइफ बैलेंस आ गया, ठीक है, और यू कैन से दैट ये जॉब सर्च जैसे बिहेवियर आ गया कि आपका जॉब सर्च बिहेवियर किस तरह का है, आपके ऑल्टरनेटिव्स आपको किस तरह के अवेलेबल हैं। ठीक है, आपकी जो स्किल्स वगैरह किस तरह की है, मार्केट कंडीशंस किस तरह की हैं। तो देयर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर बेसिकली influencing how the two main relationships occur। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हो सकते हैं, इंडिविजुअल डेमोग्राफिक फैक्टर्स हो सकते हैं। तो जो ओरिजिनली ऑर्गेनाइजेशंस में या वर्क प्लेस में या एक्चुअल जो लाइफ में मॉडल्स होते हैं वो इतने सिंपल नहीं होते जितने वो हम देखते हैं या हम उनको जितना उनको रीड आउट करते हैं। दे आर एक्चुअली वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए हम कुछ चीज़ों को अपने मॉडल्स में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि हम ये अंडरस्टैंड कर सकें कि जो दो स्पेसिफिक रिलेशनशिप्स हैं वो जो इंडिविजुअल वेरिएबल्स हैं या जो स्पेसिफिक रिलेशनशिप्स हैं, हाउ डू दे अकर, या उनकी क्या इंटेंसिटी है, या वेदर दे आर सिग्निफिकेंट, दे हैव एनी सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप और नॉट। दैट इज वाई वी ब्रिंग इन द कंट्रोल्स। तो यहाँ पर मैं आपको इस पर्सपेक्टिव में ये बता रही थी कि जो स्ट्रेस है और बर्नआउट है उसको हम एक इंडिपेंडेंट उसका लेक्चर तो करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर हम उसको किस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि हाउ इट कैन बिकम अ हेल्थ हैजर्ड। ठीक है, स्ट्रेस और बर्नआउट जो है एंड डिप्रेशन, हाउ इट कैन बिकम अ हेल्थ हैजर्ड, अंडर व्हाट कंडीशंस प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन कैन द एम्प्लॉई face stress, can the employee face burnout, can the employee become depressed, and how it can influence the employee's overall health। और फिर उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या आउटकम्स हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल उसके आउटकम्स क्या हैं, पर्सनल आउटकम्स उसके क्या हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे थे इस पर्सपेक्टिव में, हम इसको हेल्थ के पर्सपेक्टिव में बेसिकली इन चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। और जब हम एक सेपरेट इसका लेक्चर करेंगे तो हम ओवरऑल देखेंगे कि स्ट्रेस, बर्नआउट और डिप्रेशन के ओवरऑल आउटकम्स जो हैं वो कैसे ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल आउटकम्स को क्या क्या मैकेनिज्म्स हैं जिनके थ्रू वो इन्फ्लुएंस करता है। दैट वॉन्ट बी स्पेसिफिक टू द हेल्थ जो पर्सपेक्टिव है या सेफ्टी पर्सपेक्टिव के हवाले से हम उसको, या वर्किंग कंडीशंस के पर्सपेक्टिव के हवाले से हम उसको इस तरह से बात नहीं करेंगे जिस तरह के हम इस लेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में अभी करने जा रहे हैं। उसके बाद हम विल बी सीइंग कि क्या कंप्यूटर रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं एम्प्लॉइज को, इनके ऊपर हम थोड़ा सा देखेंगे। देन विल बी सीइंग द वर्कप्लेस स्मोकिंग के बारे में विल डिस्कस, विल आल्सो सी द वायलेंस एट द वर्कप्लेस। ओके, बेसिकली आई हैव एन एग्जांपल फॉर यू पीपल। अगर आप इस केस को देखें, इट्स अ स्मॉल, वेरी स्मॉल केस, एक्चुअल जो रियल लाइफ का केस है कि यू मस्ट बी फेमिलियर कि सम टाइम बैक एक बेसिकली फायर फैक्ट्री में इरप्ट हुई एंड दैट किल्ड 258 पीपल एट द फैक्ट्री। ठीक है, इन कराची।
So this I'm sure most of you would be familiar with this incident, and you're able to recall this incident, which happened not that far, not that far. So just around I think 2 years back, this incident happened. जब कि वो एक फैक्ट्री में आग लगी और उससे 258 people lost their lives. So that was a very unfortunate, of course, accident. ठीक है, तो आपके ख्याल में क्या किस तरह का केस बनता है ये, in your opinion? Of course, एक तो ये चीज हो गई कि एक नॉन कॉम्प्लायंस का केस है, आप ये कह सकते हैं कि इट्स अ केस ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस. ठीक है, मतलब बट नॉन कॉम्प्लायंस विद व्हाट? इज इट अ केस ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस एक्चुअली? ठीक है, और इज इट एट द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉइज और एट द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स? एट हुज पार्ट इट इज? ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं, ये हमारे माइंड में आते हैं कि क्या हु वाज एट द मिस्टेक? वाज इट द एम्प्लॉइज और इट वाज द एम्प्लॉयर? तो ये नॉन कॉम्प्लायंस हुई, ये क्या हुआ? क्योंकि नॉन कॉम्प्लायंस कब होगी? अगर वो इफ इट इज द नेग्लिजेंस एट द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय, उस वक्त हम कहेंगे नॉन कॉम्प्लायंस, या इफ इट इज द नेग्लिजेंस एट द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर, उस वक्त हम कहेंगे नॉन कॉम्प्लायंस. एंड नॉन कॉम्प्लायंस विद व्हाट? ये क्वेश्चंस हैं जो हमारे सामने हैं इस केस को लेकर. ठीक है, ये इंसिडेंट तो हो गया, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या हैं, और ये होम वी आर वी गोइंग टू होल्ड लायबल फॉर दिस, एम्प्लॉइज और द एम्प्लॉयर? सो आई एम श्योर कुछ आप लोगों में से लोग कह रहे होंगे कि एम्प्लॉयर, कुछ कह रहे होंगे एम्प्लॉइज, लेकिन शायद ज्यादा लोग एम्प्लॉयर कह रहे होंगे. बट ऑफ कोर्स इट कैन बी, अगर हमारे पास इतनी ही इंफॉर्मेशन हो तो ऑफ कोर्स हम इससे विद सर्टेनिटी ये तो नहीं कह सकते कि किसके ऑफ कोर्स इट वाज एन एक्चुअल केस. तो लेकिन अगर हमें कोई एक केस स्टडी दी जाए जिसमें हमें इतनी ही इंफॉर्मेशन दी जाए, या किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन में इफ गॉड फॉरबिड इस तरह का इंसिडेंट हो, तो वहां पर अगर हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन हो तो उसमें हु कैन बी हेल्ड लायबल? देयर आर, you can say that you will be judging this on the basis of the rights and the responsibilities that the two parties have, employer and employee. दोनों के जो rights और responsibilities हैं हम उनको judge करेंगे, evaluate करेंगे, और उस बेस के ऊपर देखेंगे कि किसने क्या steps लिए, किसने क्या actions लिए, किसने क्या decisions लिए, क्या policies in place थी भी या नहीं थी, और फिर वो decisions कैसे हुए. ठीक है, तो ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर तो हम ये कहेंगे कि नॉन कॉम्प्लायंस एम्प्लॉयर के पार्ट के ऊपर कैसे हो सकती है कि अगर एम्प्लॉयर ने कोई सेफ्टी और हेल्थ पॉलिसी या ऑक्यूपेशनल सेफ्टी की कोई पॉलिसी इन प्लेस है ही नहीं, या एक पॉलिसी है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट है अबाउट द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, बट द ऑर्गेनाइजेशन और द एम्प्लॉयर इज एक्चुअली डूइंग नथिंग टू मेक श्योर कि वो जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है वो प्रैक्टिस में भी आ सके. ठीक है, तो एक्चुअली कोई भी प्रैक्टिस ऐसी नहीं इवॉल्व हो रही, या कोई भी ऐसी प्रैक्टिस ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो नहीं हो रही जो कि मेक श्योर करे कि ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ को या इसको जो सेफ्टी है उसको फॉलो किया जा रहा है. ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई कि देन इन दैट केस एम्प्लॉयर्स कैन बी एट द एंड ऑफ द नॉन कॉम्प्लायंस विद द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, और इन द फर्स्ट प्लेस दे माइट बी एट नॉन कॉम्प्लायंस बिकॉज दे हैव नो organizational policy with respect to occupational safety and health, and if they don't have any policy, of course what can be implemented? Implementation तो उसी सूरत में होती है जब कोई पॉलिसी हो. ठीक है, और अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई पॉलिसी ही ना हो तो उसकी ऑफ कोर्स इम्प्लीमेंटेशन फिर क्या होगी. तो अब एक केस तो ये है. दूसरा केस इसमें ये भी हो सकता है कि इट इज द नॉन कॉम्प्लायंस एट द एंड ऑफ द एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉयर ने पॉलिसी भी थी, एम्प्लॉयर की पॉलिसी भी थी रिगार्डिंग द सेफ्टी एंड हेल्थ. ठीक है, एम्प्लॉयर ने उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट भी किया नेक्स्ट स्टेप. ठीक है, या मैनेजर ने या एम्प्लॉयर ने या जो भी आपका मैनेजर है उस रिस्पॉन्सिबल, जैसे नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि जो फर्स्ट लाइन मैनेजर होता है या जो शॉप फ्लोर मैनेजर होता है, जो शॉप फ्लोर वर्कर्स को या एम्प्लॉइज इसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं, उस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई हैं एट द टॉप लेवल, एट द कॉर्पोरेट लेवल, वो उन पॉलिसीज को इनेक्ट करना, टू गेट देम इनेक्टेड थ्रू द एम्प्लॉइज इज बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फर्स्ट लाइन मैनेजर. तो अगर वो पॉलिसीज इन प्लेस थी, अगर वो प्रैक्टिस में भी थी, मैनेजर ने उनको इनेक्ट भी कराया हुआ था, इट मीन्स के इट इज नॉट द एट द एंड ऑफ द एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर के एंड के ऊपर कुड बी कि फिर वो फॉल्ट ना हो, इट माइट बी अ फॉल्ट एट द एंड ऑफ द एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय ने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको इट कुड बी के पूरा नहीं किया, और एज अ रिजल्ट
due to any unsafe act on the part of the employees or due to any negligence on the part of the employees, that accident occurred and that took 258 lives. ठीक है, तो what is the conclusion? Both the employer and the employees can be at the negligent end here, and both can be दोनों के एंड के ऊपर एक नॉन कॉम्प्लायंस का केस हो सकता है. ठीक है, अब वो दोनों के एंड पे भी हो सकता है, उन दोनों में से एक के एंड पे भी हो सकता है. कोई एक भी नॉन कॉम्प्लायंट हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं. ठीक है, इट कुड बी कि दोनों चीजें ही हों, कि ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी तो थी, प्रैक्टिस भी प्रॉपरली इन प्लेस नहीं थी, और आपका जो एम्प्लॉई है वो भी नेग्लिजेंट था. तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया. ठीक है, तो दोनों चीजें भी टुगेदर हो सकती हैं. ठीक है, अब एम्प्लॉयर, when do we say that it was a negligence on the part of the employer, or the employer did not fulfill its responsibilities, कि policies भी थी properly in place, practice नहीं थी, ये हम कब कह सकते हैं, under what conditions we can say this, and under what conditions we can say कि वो policies थी, they were properly in place, they were in practice, but it was due to the negligence on the part of the employee. When we can say that, ये हम आगे अपने future वाली slides में देखते हैं, when we will be discussing the rights and responsibilities of the two parties vis-a-vis security and health policy in the organization. अच्छा, आउटकम्स क्या हैं एक नॉन कॉम्प्लायंस के केस के, या इस तरह के केस के जिसमें एक जो एक्सीडेंट हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस. ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन के को क्या आउटकम्स उसके फेस करने पड़ेंगे, लॉ सूट्स होंगे. ठीक है, फाइनेंशियल लॉसेज होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉसेज होंगे, लॉस ऑफ रेपुटेशन भी ऑफ कोर्स हो सकता है. ठीक है, अगर स्पेशली अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट के ऊपर नेग्लिजेंस के रिजल्ट में हुआ है तो उसको ऑफ कोर्स रेपुटेशनल लॉसेज भी उसमें होंगे, लेकिन फाइनेंशियल लॉसेज आर डेफिनेटली इम्प्रूव्ड. लॉ सूट्स भी होंगे और इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉसेज भी होंगे इन द प्लेस ऑफ जो व्हाटएवर इज बर्न्ड. बेसिक आइडिया बेसिकली यही है कि सेफ गार्ड किया जाए ऑर्गेनाइजेशन को, एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयर को फ्रॉम द लॉसेज ड्यू टू द नॉन कॉम्प्लायंस. अब वो लॉसेज जो हैं वो ऑफ कोर्स बहुत सारे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स में हो सकते हैं. ऑफ कोर्स वो फाइनेंशियल तो होते ही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉसेस भी होते हैं, और वो लाइफ्स के, ह्यूमन लाइफ्स के, एम्प्लॉयज की लाइफ्स के लॉसेस हैं, और वो बहुत सिग्निफिकेंट लॉस है, बिकॉज आपके वो एम्प्लॉयज दे माइट बी वर्किंग विद यू फॉर ईयर्स, और वो एक तो ये चीज़ है कि दे वर एसेट्स विद द ऑर्गेनाइजेशन, वो ह्यूमन रिसोर्सेज थे ऑर्गेनाइजेशन के, एंड दे आर गॉन नाउ, दे आर नो मोर. एक तो उनके उस टर्म में एम्प्लॉयज की, इट कैन टेक द लाइफ्स ऑफ द एम्प्लॉयज, और इट कैन गिव देम ऑक्यूपेशनल इंजरीज भी दे सकता है, कोई माइनर इंजरीज भी आ सकती हैं, मेजर इंजरीज भी आ सकती हैं, और वो एज अ रिजल्ट वो एक परमानेंट आपको हैंडीकैप एम्प्लॉयज को कॉज कर सकते हैं. और ऑफ कोर्स जब वो परमानेंट हैंडीकैप या टेम्पररी हैंडीकैप कॉज करेंगे, इन बोथ ऑफ द केसेस आपके लिए रिपरकशंस हैं. एम्प्लॉयज के आउटकम्स, पर्सनल आउटकम्स के लिए रिपरकशंस हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी परफॉर्मेंस, उनका सब कुछ इन्फ्लुएंस होगा, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑन द होल भी उसकी रिपरकशंस हैं. ठीक है, बिकॉज ऑफ कोर्स जब एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी, उनकी एब्सेंटिज्म इंक्रीज करेगी, तो एज अ रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन को की भी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी ऑन द होल उससे अफेक्ट करेगी और इन्फ्लुएंस होगी. देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जो पॉलिसीज प्रैक्टिसेस इन प्लेस हों और उनको इनेक्ट किया जाए, सो दैट एम्प्लॉयज़ को और ऑर्गेनाइजेशन को दोनों को सेव किया जा सके फ्रॉम द लॉसेज दैट कैन अकर ड्यू टू सच केसेस. अच्छा, इम्पोर्टेंस क्या है सेफ्टी पॉलिसी की? सेफ्टी पॉलिसी की इम्पोर्टेंस, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम इसमें थोड़ा सा मैं आपको लेबर लॉस, जो सेफ्टी के, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से रिलेटेड जो लॉज हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी. तो पहला तो इसमें देखें कि जो पाकिस्तानी फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, it says that the percentage of occupational accidents and injuries sustained during the 2010-11 fiscal year was around 3.5% of the labor force, whereas the percentage in rural areas is 30%, while in urban areas is rural areas 70%, while in urban areas is 30%. तो ये आपने देखा है कि ये जो आपकी फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स
जो है उसकी ये उनकी ये फिगर्स हैं 2010-11 की ये फिगर्स हैं, दे आर नॉट वेरी ओल्ड फिगर्स, रीसेंट फिगर्स ही हैं ये। इसमें आप ये देखें कि इस डाटा में जो अलार्मिंग सिचुएशन आपको नजर आएगी स्पेसिफिकली पाकिस्तान के जो रूरल एरियाज हैं वहां पर, ठीक है। तो द डाटा बेसिकली शोज के 3.5% जो फिजिकल ईयर 2010 और 11 था उसमें लेबर फोर्स जो है ना उसमें एक्सीडेंट्स या इंजरीज जो हैं दे वर रिपोर्टेड 3.5% ऑफ द लेबर फोर्स विच इज नॉट अ स्मॉल परसेंटेज। और इस 3.5% में से 70% was in rural areas and the rest of the 30% was in urban areas। तो क्योंकि रूरल एरियाज में आपके पास ऑफ कोर्स इतनी डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, और फिर प्लस ये कि मैन्युफैक्चरिंग वगैरह या जितने भी आपकी कंसर्न्स हैं दे आर मोस्टली आपके रूरल एरियाज में है। एग्रीकल्चर सेक्टर आपका रूरल एरियाज में है, जो एग्रीकल्चरल फार्मिंग वगैरह है और जो दूसरे मैनुअल सिस्टम्स यूज हो रहे हैं उनमें उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि इन वजूहत के बिना पर जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर इतनी ज़्यादा परसेंटेज है एक्सीडेंट्स की। तो वाई बिकॉज यहाँ पे भी जैसे आपको ये फर्दर जो ब्रेक डाउन है डाटा का सेक्टर वाइज ये भी आपको यही इंडिकेट हमें करता है कि रूरल एरियाज में एक्सीडेंट्स क्यों ज़्यादा हैं कंपेयर टू द अर्बन एरियाज। तो आप ये देखें कि एग्रीकल्चर ऑफ कोर्स आपका 70% तो एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट रूरल एरिया से ही आ रहा है। तो मेनली जो मेन परसेंटेज एक्सीडेंट्स की है दैट इज़ फ्रॉम द एग्रीकल्चर विच इज़ 49.8%। तो हाईएस्ट आपको पता है कि आपका जो एम्प्लॉयर है जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में वो एग्रीकल्चर ही है। तो इसलिए एक्सीडेंट्स की परसेंटेज भी इसीलिए इतनी ज़्यादा है कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ द एक्सीडेंट्स दे आर कमिंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। देन मैन्युफैक्चरिंग में 15.8% एक्सीडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में 13% है, होलसेल एंड रिटेल में 10.3% है और ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन में 7% एक्सीडेंट्स हैं या सेफ इंजरीज हैं जो कॉज हो रही हैं ऑक्यूपेशनल इंजरीज। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, दे आर इन टर्म्स ऑफ द लॉ सूट्स, दे आर इन टर्म्स ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम्स एंड लॉस ऑफ एम्प्लॉयज एंड वेस्टेज ऑफ टाइम। तो ये सारी इम्प्लीकेशंस तो इसकी फिर हैं। ओके, पाकिस्तान में लॉज जो हैं इसके सेफ्टी एंड हेल्थ के, तो क्वेश्चन इसके पाकिस्तान में हैं लॉज? यस ऑफ कोर्स पाकिस्तान में लॉज हैं और बहुत डिटेल्ड लॉज हैं अबाउट द सेफ्टी एंड हेल्थ एंड ऑफ कोर्स ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान इट इज़ अ बाइंडिंग अबाउट दैट ऑर्गेनाइजेशन कि वो इन लॉज को इनेक्ट करें एंड इट इज़ अ लीगल बाइंडिंग ऑन देम कि ये लॉज उनके ऊपर एप्लीकेबल हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर विद इन द प्रेमिसेस ऑफ दिस कंट्री जो ऑपरेट कर रही हैं ये उनके ऊपर एप्लीकेबल है। अच्छा, इससे रिलेटेड सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पहला एक तो है ये फैक्ट्रीज एक्ट 1934। सो बेसिकली इट सेज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1934 इज एमिनेंट टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस as it acts as a baseline for the government and the organization to ensure compliance. The legal framework of Pakistan Factories Act 1934 consists of 39 essential clauses in Chapter 3. तो अगर आप गूगल भी इसको करके देखें तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आप 39 क्लॉजेस तो आपको रिपोर्ट नहीं हो सकती, लेकिन मैं आपको स्ट्रांगली इनकरेज करूंगी कि आप इसको गो ऑन गूगल इनको जरा सर्च करें और ये फैक्ट्रीज एक्ट 1934 निकालें, उसमें से ये 39 क्लॉजेस को देखें, इनको गो थ्रू करें। इसके चैप्टर 3 में आपको ये 39 क्लॉजेस अपीयर हो जाएंगे और इससे आपको ये अंदाजा होता है कि कितना डिटेल्ड लॉ पाकिस्तान में मौजूद है और कितना इसके ऊपर एम्फेसिस भी दिया गया है, जो ड्यू एम्फेसिस है दैट इज गिवन और इट इज मतलब कि एक ड्यू कवरेज जिसको ड्यू वेटेज दी गई है और इसके 39 एलिमेंट्स हैं, 39 क्लॉजेस हैं इस एक्ट के टू इंश्योर द सेफ्टी एंड हेल्थ कंप्लायंस। ठीक है, उसके बाद फिर नेशनल लेबर पॉलिसी 2010 में जो आई है, इट इज अगेन अ वेरी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, नेशनल लेबर पॉलिसी NLP भी जिसको बोलते हैं 2010। और मैं यही अगेन आपको रिकमेंड करूंगी कि इसको भी आप जरूर एक दफा गो थ्रू कीजिएगा NLP को। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया कि हम इसमें डिस्कस करेंगे कि राइट्स क्या हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं दोनों पार्टीज़ की जो इन्वॉल्व है। तो एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या क्या आ जाता है एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में? पहला तो ये है कि प्रोवाइड सेफ एंड हेल्दी वर्क प्लेस। ऑफ कोर्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की क्या है कि सेफ और हेल्दी वर्क प्लेस प्रोवाइड करे। ठीक है, उसके बाद सेट एंड फेमिलियराइज विद सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड्स। सेफ्टी और हेल्थ के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सेट किए जाएं और फेमिलियराइज कराया जाए एम्प्लॉयज़ को विद दोज
स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड थिंग इन प्लेस। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है या कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एम्प्लॉइज को when they enter the organization, so before entering उनकी वो एक जैसे कुछ के पास कार्ड्स होते हैं कि वो उन कार्ड्स को स्कैन करते हैं और फिर देन द डोर ओपन्स एंड दे एंटर। ठीक है, तो ये क्या, ये बेसिकली एक सेफ्टी की उनकी मेजर है, सो दैट कोई जो है थर्ड पर्सन या कोई अनवांटेड पर्सन जो है वो उसमें एंटर ना हो सके। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने इस तरह की एक्सेस दी होती है एम्प्लॉइज को। ठीक है, यहाँ जो वर्क प्लेस है डिपेंड करता है कि वर्क प्लेस किस तरह की है, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑफ कोर्स उसकी रिक्वायरमेंट्स जो है डिफरेंट होगी। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग फार्म है या मैन्युफैक्चरिंग या कोई फैक्ट्री है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होगी वहाँ पे, क्योंकि देयर आर मशीन्स हैं, मशीन्स के साथ एम्प्लॉइज को काम करना है, हॉट टेम्परेचर्स हैं, वेरी हॉट टेम्परेचर्स हैं, तो वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस एम्प्लॉइज को प्रॉपरली दी जाए, उनको फेमिलियराइज किया जाए कि जैसे आपने अगर ग्लव्स पहन के आने हैं तो उनको फेमिलियराइज किया जाए कि यू हैव टू टेक कि भाई ये यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स हैं और आपको इस तरह के एक्शंस यहाँ पर करने चाहिए, तो सो दैट एम्प्लॉइज जो हैं वो उसी तरह के उनको फिर उनको फेमिलियराइज किया जाए और एम्प्लॉइज ताकि मेक श्योर किया जाए ताकि एम्प्लॉइज उनको फॉलो करें। तो so therefore the employer should ensure workplace conditions conform to safety standards। तो workplace employers की ये responsibility है that they make sure कि जब उन्होंने एक safety standards बना दिए हैं organization में और वो इस safety standards जो हैं वो meet भी हो रहे हैं, they are being conformed to। So those safety standards that have been set by the employer, they must be conformed to by the they should make sure that they are being conformed to। अच्छा, ये तो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई कि एक तो ये कि वो एक सेफ्टी का प्रोग्राम इनिशिएट करे, सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, सेफ्टी पॉलिसी होनी चाहिए। सो वी कैन से देयर शुड बी सेफ्टी पॉलिसी इन प्लेस। अनलेस एंड अनटिल देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि पॉलिसी नहीं होगी तो प्रैक्टिस क्या होगी। तो एक चीज तो ये होगी कि पॉलिसी होनी चाहिए। दूसरी चीज फिर इससे रिलेटेड ये है कि जब आपने पॉलिसी बना ली तो यू शुड मेक इट श्योर, दिस इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू मेक इट श्योर कि वो पॉलिसी कंफर्म हो रही है, वो इन प्लेस है, वो प्रैक्टिस में है, एम्प्लॉयज फेमिलियर है विद दैट पॉलिसी एंड दैट इज इन प्लेस, दैट इज इन प्रैक्टिस। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू मेक दिस श्योर। उसके बाद एम्प्लॉयर के राइट्स क्या हैं? ऑफ कोर्स एम्प्लॉयर के कुछ राइट्स भी हैं। एक तो ये कि सीक एडवाइस फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज। ठीक है, कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के बारे में अगर इफ दे नीड एनी हेल्प तो अबाउट द सेफ्टी प्रोग्राम के, सेफ्टी पॉलिसी के बारे में, ठीक है, या जो दूसरे ऑक्यूपेशनल हेल्थ के बारे में, उन इश्यूज के बारे में अगर कोई उनको इफ दे नीड एनी हेल्प दे कैन सीक इट फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट एजेंसीज। एंड सेकेंडली दे कैन रिसीव एडवाइस ऑन सेफ्टी एंड हेल्थ रेगुलेशंस, जैसे मैंने आपको बताया, फ्रॉम द गवर्नमेंट और उन एजेंसीज से। सो इट इज द राइट ऑफ द एम्प्लॉयर दैट इफ ही नीड्स ही कैन सीक दैट हेल्प। ओके, उसके बाद हम एम्प्लॉइज का देखते हैं कि एम्प्लॉइज के क्या राइट्स हैं और एम्प्लॉइज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है विद रिगार्ड टू दिस। अच्छा, इसमें पहली आ जाती है कि फॉलो ऑल एम्प्लॉयर सेफ्टी एंड हेल्थ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एम्प्लॉइज की ये है कि वो रूल्स को और रेगुलेशंस को फॉलो करें। ठीक है, सो ऑल एम्प्लॉयर सेफ्टी एंड हेल्थ रूल्स एंड रेगुलेशंस। एक तो ये आ गया कि जो एम्प्लॉयर ने सेफ्टी पॉलिसी इन प्लेस है, अगर वो इफ दैट इज इंस्टीट्यूटेड, दैट इज इन प्लेस, तो एम्प्लॉइज शुड मेक श्योर कि वो उस पॉलिसी को फॉलो करें। जो भी इसमें रूल्स दिए गए हैं, जो भी इसमें स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, दे मस्ट बी फॉलोड। जो भी रेगुलेशंस उसमें दी गई हैं, एम्प्लॉइज शुड मेक श्योर दैट दे फॉलो देम। सेकेंडली, रिपोर्ट एनी हैजर्डियस कंडीशंस टू द सुपरवाइजर। अगर कोई वो देखते हैं कि देयर इज एनी हेल्थ हैजर्ड है या सेफ्टी हैजर्ड है या कोई हार्मफुल कंडीशन है तो दे शुड बी रिपोर्टेड। किस तरह का इंसिडेंट हो सकता है या किस तरह की हैजर्डियस कंडीशन हो सकती है, जैसे कोई स्पिल ओवर है, तो कोई स्पिल ओवर्स हैं तो दे शुड बी रिपोर्टेड। अगर वो एम्प्लॉयर के नॉलेज में नहीं है, एम्प्लॉय ने देखा है कि कोई स्पिल ओवर हो रहा है, तो इट शुड बी रिपोर्टेड बिकॉज अगेन इट कैन बी वेरी डेंजरस। वो एक हेल्थ हैजर्ड हो सकता है, वो एक सेफ्टी हैजर्ड हो सकता है, दैट मस्ट बी रिपोर्टेड। कोई लीकेज हो रही है, कहीं से कोई गैस वगैरह लीक हो रही है और एनी अदर लीकेज या कोई ब्रेक डाउन है किसी मशीनरी में, ठीक है, तो एनी सच थिंग जो कि एम्प्लॉय के अगर नॉलेज में आ जाती है विच कैन बिकम अ सेफ्टी एंड हेल्थ हैजर्ड, even it might be minor now but it can increase and it can become major और एक major accident cause कर सकता है in future में because of the negligence on the part of the employee. So employee does not have to be negligent. उसको इसकी intensity के बारे में employee को aware होना चाहिए
कि इन चीज़ों की क्या इंटेंसिटी है और दे शुड बी रिपोर्टेड वेल इन टाइम टू द एम्प्लॉयर. If that is not in the knowledge of the employer, तो ये employee के it is the responsibility of the employee to report any such conditions to the supervisor. Employee के of course कुछ rights भी हैं when we talk about these safety and health hazards or safety and health at the workplace. तो पहला क्या है कि demand safety and health on the job without fear of punishment. So this is the first right of the employees कि they should demand safety and health. अगर organization में for example safety and health policy instituted नहीं है तो it is the right of the employees to demand that. ठीक है कि हमें सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए, हमें एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए, सेफ वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड किया जाए. फॉर एग्जांपल मैंने आपको आउटलाइन में बताया कि हम स्मोकिंग के बारे में भी देखेंगे. ठीक है कि स्मोकिंग हाउ इज दैट रिलेटेड टू हेल्थ, या वो हेल्थ हैजर्ड कैसे है या क्या उसके बारे में. तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे आप देखें कि नेशनली पब्लिकली स्मोकिंग इज बैन, ठीक है, यू कैन नॉट स्मोक एट पब्लिक प्लेसेस. तो यहाँ पर पाकिस्तान में भी इस तरह के लॉज हैं कि आप पब्लिक प्लेसेस के ऊपर स्मोक नहीं कर सकते. लेकिन अब वो उस तरह की वो जो पॉलिसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस ने पॉलिसीज बनाई हुई हैं कि यू कैन नॉट स्मोक फ्री इन्वायरमेंट की पॉलिसीज हैं. ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने इवन स्मोक रूम्स बनाए होते हैं. ठीक है कि आप इफ यू हैव टू स्मोक यू कैन गो टू दैट स्मोक रूम एंड यू कैन स्मोक देयर. ठीक है, बट इन एनी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अदरवाइज विद इन द प्रेमिसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आप स्मोक नहीं कर सकते. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने नहीं भी बनाए होते स्मोक रूम्स, तो वो तो एक अलग बात है कि आप फैसिलिटेट कर रहे हैं एम्प्लॉइज को या स्मोकर्स को या नहीं कर रहे. ठीक है, लेकिन अब अगर एक पॉलिसी ही नहीं है कहीं पर, इफ देयर इज नो पॉलिसी इन प्लेस, तो इट्स राइट ऑफ द एम्प्लॉइज कि वो इस तरह की, अब अगर एक स्मोकिंग इन्वायरमेंट है, नॉन स्मोकिंग इन्वायरमेंट अगर नहीं है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो द पीपल हु आर एलर्जिक टू स्मोकिंग एंड सम ऑफ द अदर पीपल, आपने अक्सर देखा होगा अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, लोग वैसे ही अपनी सीट्स पे बैठ के स्मोक कर रहे होते हैं. अब तो ये कल्चर फिर भी काफी हद तक कम हो गया है और खत्म होता जा रहा है. लेकिन myself am the eyewitness of this culture कि I have myself have seen कि अक्सर जो लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती है when उनके colleagues and co-workers are sitting on their seats and the people are sharing the cabins, और वो उन्हीं सीट के ऊपर बैठ के, अपनी सीट के ऊपर बैठ के स्मोक कर रहे होते हैं. तो वो एक हेल्थ हैजर्ड उनके अपने लिए तो है ही है, बट दे आर कॉजिंग द हेल्थ हैजर्ड फॉर द अदर पीपल एंड इट इज नॉट अ सेफ एंड हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट. एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड अ सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट. अगर उस तरह की कोई पॉलिसी इंस्टीट्यूटेड नहीं है तो एम्प्लॉइज का राइट है कि वो एक सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए एक जो ऑर्गेनाइजेशन है या एम्प्लॉयर है उससे डिमांड करें. तो यहाँ पे फिर हम इस सारे से ये देखते हैं कि इट इज बेसिकली मैनेजमेंट की कमिटमेंट इस सारे सिलसिले में बहुत जरूरी है. अगर मैनेजमेंट की कमिटमेंट नहीं होगी तो आपकी कोई अगर कोई पॉलिसी बनी भी हुई है तो वो इन प्लेस नहीं हो पाएगी, दैट वॉन्ट बी इन प्लेस. तो कमिटमेंट हमने देखा कि कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कमिटमेंट नहीं होगी तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. ठीक है, accidents can only be reduced, safe environment can only be provided when there is commitment from the top management. Top management में एक पॉलिसी बनाई हुई है, उसको इंस्टीट्यूट किया हुआ है एंड इट इज मेकिंग श्योर कि वो पॉलिसी इन प्लेस हो. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वेदर दैट पॉलिसी इज बीइंग कन्फर्म्ड टू और नॉट, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टॉप मैनेजमेंट. और अगर टॉप मैनेजमेंट ने वो श्योर कन्फर्म उसको नहीं करना, उसको मेक श्योर नहीं किया और उसके कमिटमेंट नहीं है, तो वो पॉलिसी जो है वो सक्सेसफुली इन प्लेस नहीं होगी और एज अ रिजल्ट एक्सीडेंट्स भी होंगे और हेल्थ हैजर्ड्स भी होंगे. ठीक है, तो सेफ्टी बेसिकली स्टार्ट्स विद द मैनेजमेंट कमिटमेंट. सो मैनेजमेंट हैज टू बी पर्सनली इन्वॉल्व्ड इन सेफ्टी एक्टिविटीज एंड सेफ्टी मैटर्स को हाई प्रायोरिटी देने की जरूरत है. ये सिग्नल्स दिए जाएं एम्प्लॉइज को कि सेफ्टी इश्यूज, सेफ्टी मैटर्स के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, दे आर ऑफ हाई इंपॉर्टेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन. अगर ये सिग्नल्स कॉन्स्टेंटली रीट्रेट नहीं होंगे, रीइंफोर्स नहीं होंगे, सिग्नल्स कॉन्स्टेंटली फ्रॉम ऑल जो साइड्स ऑफ मैनेजमेंट है उनकी तरफ से नहीं आएंगे. मतलब इट्स नॉट ओनली कि आपका जो फर्स्ट लाइन मैनेजर है या सुपरवाइजर है वो आपको बता रहा है लेकिन टॉप मैनेजमेंट उसके ऊपर साइलेंट है. नो, टॉप मैनेजमेंट ऑल्सो हैज टू गिव फ्रीक्वेंटली, मतलब अपने जैसे पॉलिसीज, अपनी स्टेटमेंट्स इशू करनी है, पीरियोडिकल्स में बताना है और वट एवर इट हैज टू बी कमिंग फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स ऑफ द मैनेजमेंट. ठीक है, उनकी कमिटमेंट पॉलिसी के साथ, सेफ्टी पॉलिसी के साथ एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स आने चाहिए फॉर द एम्प्लॉइज टू कंफर्म टू दैट पॉलिसी. सो सेफ्टी ट्रेनिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो जब आपने सेफ्टी पॉलिसी बना ली तो उसके बाद उनकी ट्रेनिंग्स दें एम्प्लॉइज को, उनको इंपॉर्टेंस बताएं सेफ्टी की, सेफ्टी प्रोग्राम्स की, क्योंकि समटाइम्स देखें पॉलिसीज इन प्लेस होती हैं लेकिन इंपॉर्टेंस का नहीं उनकी पता होता.
ठीक है, अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में इस तरह से होता है कि जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट ही रह जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि उसकी कमिटमेंट बड़ी जरूरी है मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट ने अगर पॉलिसी बना ली है तो उसका रोल यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, ठीक है, उसका रोल यहाँ पे शुरू हुआ है कि जब उसने पॉलिसी वो बना ली है तो उसको इम्प्लीमेंट उसने कैसे करवाना है और उसको कितना सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करवाना है। तो उसके लिए एम्प्लॉयज को फेमिलियराइज करना, उनको अवेयर करना अबाउट द सेफ्टी पॉलिसी, अबाउट द सेफ्टी प्रोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो अवेयर नहीं होंगे, उनको पता नहीं होगा, तो वो उसको एक्ट नहीं करेंगे, दे वॉन्ट एक्ट दैट आउट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कहे कि जी आपने यू हैव टू वेयर दीज जो है वो कट रेजिस्टेंट ग्लव्स आपने पहनने हैं, ठीक है, तो अब एम्प्लॉयज जो हैं, of course it's not necessary कि आपने every time you have not worn a glove, it's not necessary कि कोई आपके साथ कोई एक्सीडेंट ही हो, but probability of course it increases the probability a lot, और it increases कि अगर कोई unfortunate happening होती है तो उस केस में you will be saved because of that glove will save you, ठीक है। तो ऑफ कोर्स एक प्रोबेबिलिटी है और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, लेकिन कुछ एम्प्लॉयज होते हैं विच वो उसको वेटेज नहीं देते, वो नेग्लिजेंट बाय पर्सनैलिटी, वो कुछ एम्प्लॉयज इस तरह के होते हैं, ठीक है, वो आर मोर रिस्क टेकिंग, वो दे आर नॉट रिस्क अवर्स, दे आर मोर रिस्क टेकिंग। और कुछ एम्प्लॉयज इस तरह के भी होते हैं जो इवन विदाउट द रिमाइंडर्स और इवन विदाउट द नोटिस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम द मैनेजर्स, दे आर सो रिस्क अवर्स एंड दे आर सो केयरफुल, दे आर सो कॉशियस दैट वो सारे जो सेफ्टी के स्टेप्स हैं उनको खुद ही फॉलो करते हैं विदाउट एनी रिमाइंडर्स और पीरियोडिकल्स फ्रॉम द मैनेजर्स, ठीक है। तो पर्सनालिटी डिफरेंसेस भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है कि वो अपने एंड के ऊपर ट्रेनिंग्स करे, एम्प्लॉयज को फेमिलियराइज कराए अबाउट द पॉलिसी, अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज, कि वो पॉलिसी अगर ना फॉलो करें, अगर उन मेजर्स को वो ना फॉलो करें विच कैन प्रिवेंट द एक्सीडेंट्स, तो हाउ grave the consequences can be for the employees as well as for the organization. Then analyze accidents and take corrective preventive actions. फिर अगर जो एक्सीडेंट्स कोई हुए हैं वर्क प्लेस पे उनका एनालिसिस करना और उनके लिए प्रिवेंटिव एक्शन लेना, अगेन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट कि वो एक्सीडेंट्स क्यों हुए और उनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है इन द फ्यूचर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि समटाइम्स एम्प्लॉयज जो हैं दे आर रेजिस्टेंट, विच दे शो रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बेसिकली द एम्प्लॉयर लाइबल है, अगर कोई वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट्स होता है तो उसकी जो भी पेनल्टीज होंगी, लॉ सूट्स वगैरह अगर हों, कोर्ट केसेस अगर बन जाएं, तो उस केस में अगर वो वर्क प्लेस पे हुआ है तो एम्प्लॉयर को उसको अपने आप को इनोसेंट प्रूव करना इज नॉट दैट इजी। एम्प्लॉयर इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्सीडेंट और उसकी जो पेनल्टीज हैं एम्प्लॉयर को वो पेनल्टीज पे करनी पड़ेंगी। So the employer is liable for any penalties that result from employees in non-compliance with health standards. ठीक है, so ways to gain compliance, आप कैसे compliance को achieve कर सकते हैं? Bargain with the union for the right to discharge or discipline an employee who disobeys safety standards. तो एक तरीका तो इसका ये है कि अगर उस organization में unions हैं, ठीक है, तो फिर इन दैट केस आप उस यूनियन के साथ बात करें, रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बात करें कि अगर कोई एम्प्लॉय सेफ्टी प्रोग्राम को फॉलो नहीं करता या सेफ्टी पॉलिसी को फॉलो नहीं करता तो उसको ही विल बी डिस्चार्ज्ड और ही विल बी डिसिप्लिन्ड, ठीक है, या उसको पिनलाइज किया जाएगा, ठीक है। तो एक चीज तो ये, एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा ये कि यूज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड ट्रेनिंग फॉर गेनिंग एम्प्लॉय कंप्लायंस। तो जस्ट अपना रिकैप करें, रीइंफोर्समेंट को जब हमने एज मोटिवेशन यूज किया था, तो अगेन इट्स द सेम हियर कि रीइंफोर्स करें, पॉजिटिव बिहेवियर्स को पॉजिटिवली रीइंफोर्स करें और नेगेटिव बिहेवियर्स को नेगेटिवली रीइंफोर्स करें, ठीक है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट उनकी करें। तो रीइंफोर्समेंट बड़ा एक अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग, पावरफुल टूल है एम्प्लॉयज के बिहेवियर को अलाइन करने के लिए। तो जैसा कि आपने मतलब जो आपके कॉन्सिक्वेंसेस, जो आपने अगर किसी एम्प्लॉई ने पॉलिसी को फॉलो किया है तो उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसको रिकग्नाइज किया जाए और जो है वो एज अ रिजल्ट वो एम्प्लॉई उसी बिहेवियर को फ्यूचर में परफॉर्म करेगा और इट कैन ऑल्सो बी ए रोल मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज कि भाई ही हैज परफॉर्म्ड इट एंड ही हैज बीन प्रेज्ड, ही हैज बीन रिकग्नाइज्ड फॉर इट, और इट माइट बी कि वो दूसरे एम्प्लॉइज भी उससे मोटिवेट हों जब वो उसको देखें। तो बहरहाल पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट शुड बी फॉलोड। इट्स नॉट ओनली कि हमेशा, दिस इज इंपॉर्टेंट, नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस या मैनेजर्स ये करते हैं कि पॉजिटिव जो बिहेवियर्स हैं उनको पॉजिटिवली रीइंफोर्स नहीं किया जाता, लेकिन नेगेटिव बिहेवियर्स को कंडेम किया जाता है या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट उन पे की जाती है। लेकिन पॉजिटिव बिहेवियर्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं मैनेजर्स देते कि उसको भी रीइंफोर्समेंट करनी चाहिए, सो दैट वो बिहेवियर्स कैरी ऑन करें, कंटिन्यू करें फ्यूचर में, और सो दैट वो एक कल्चर का, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का पार्ट बन सके। देयरफॉर पॉजिटिव जो रीइंफोर्समेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एक्सीडेंट्स को, व्हाट कॉजेज द एक्सीडेंट्स? सो देयर आर अ नंबर ऑफ factors
फैक्टर्स जैसे मैंने आपको बताया जो एक्सीडेंट्स को कॉज कर सकते हैं एट द वर्क प्लेस, उनमें एक जो हम अनसेफ कंडीशंस पढ़ेंगे को देखेंगे कि अनसेफ कंडीशंस कैसे कॉज करती हैं वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स को। तो इसमें एक आ गया कि इम्प्रॉपरली जो गार्डेड इक्विपमेंट है, कुछ एग्जांपल्स हैं अनसेफ कंडीशंस की कि कौन सी वर्क प्लेस पे कंडीशंस हैं जिनको हम ये कहेंगे कि दे आर नॉट सेफ कंडीशंस, दे कैन कॉज एक्सीडेंट्स। ठीक है, तो देयर आर अ फ्यू एग्जांपल्स सच जैसे इम्प्रॉपरली गार्डेड इक्विपमेंट है, डिफेक्टिव इक्विपमेंट हो अगर तो ऑफ कोर्स इट इज एक्सपेक्टेड कि वो एक्सीडेंट हो जाएगा। हैजर्डियर प्रोसीजर्स इन ऑन और अराउंड मशीन्स और इक्विपमेंट, अगर आप जो प्रोसीजर्स यूज कर रहे हैं दे आर हैजर्डियस, दे आर नॉट सेफ। देन अनसेफ स्टोरेज या ओवरलोडिंग वगैरह है तो अगेन दैट कैन कॉज एक्सीडेंट्स। इम्प्रॉपर इल्यूमिनेशन, ग्लेयर, इनसफिशिएंट लाइट वो एक्सीडेंट्स को कॉज कर सकता है। ठीक है, इम्प्रॉपर वेंटिलेशन अगर इम्प्रॉपर है, सफोकेशन हो सकती है, इनसफिशिएंट एयर चेंज है, इम्प्योर एयर सोर्स है, तो ऑल दीज कैन लीड टू सफोकेशन, हेल्थ हैजर्ड्स कॉज कर सकते हैं। सो ये देखें फैक्टर्स इन अनसेफ कंडीशंस हैं, तो ये वही वाले फैक्टर्स हैं, इनमें से बेसिकली एक उनकी रिप्रेजेंटेशन है कि ओवरऑल मेनली कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो ये दीज आर ऑल दोज फैक्टर्स जो हमने अपने पीछे वाली स्लाइड में किए हैं, तो इट्स जस्ट देयर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। मैकेनिकल चेकलिस्ट ऑफ मैकेनिकल और फिजिकल एक्सीडेंट कॉजिंग कंडीशंस, ये देखें ये इट इज जस्ट अ चेकलिस्ट जो कि अमेरिकन इंश्योरेंस एसोसिएशन की चेकलिस्ट है। तो ये उन्होंने कुछ जैसे डिफरेंट उनमें एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे जनरल हाउसकीपिंग में एक्सीडेंट कॉजिंग कंडीशंस क्या हो सकती हैं। ठीक है, और इसी तरह लैडर्स, स्कैफोल्ड, बेंचेस, स्टेयरवेज एक्सेट्रा में, तो ये डिफरेंट दे आर जस्ट एग्जांपल्स फॉर यू टू गो थ्रू। How to prevent accidents, then remedy unsafe conditions. Of course, जो unsafe conditions जिनकी हमने पहले बात की है उनको रेमेडी करें, एम्फसाइज करें सेफ्टी को, सेफ्टी पॉलिसी को एम्फसाइज करें, सेफ्टी प्रोग्राम को एम्फसाइज करें, सिलेक्ट सेफ्टी माइंडेड एम्प्लॉइज। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो सिलेक्शन है उसमें किस तरह के, जो जैसे मैंने आपको बताया कि बाय पर्सनैलिटी सम पीपल आर मोर प्रोन टू एक्सीडेंट्स, दे आर मोर रिस्क टेकिंग देन अदर्स। देयरफॉर आपने उनको देखना है कि आपने कैसे सिलेक्शन में आपने भी केयरफुल होना है। उसके बाद सेफ्टी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करें, पोस्टर्स, इंसेंटिव प्रोग्राम, जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने तो साइंस लगाए होते हैं, जैसे कोई हॉट है, बहुत हॉट टेम्परेचर्स हैं तो वहां पे एक साइन लगाया होगा हॉट टेम्परेचर्स का, फायर एग्जिट्स के साइंस लगे होते हैं, बोर्ड्स लगे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने बोर्ड्स या साइंस लगाए होते हैं जो कि सेफ्टी को और उसको इंकरेज करने के लिए और एम्प्लॉयज को कॉन्स्टेंट रिमाइंडर देने के लिए कि ओके भाई बी केयरफुल, बी कॉशियस। ठीक है, तो वो दे शुड बी इन प्लेस और पॉजिटिव रीइंफोर्स किया जाए एम्प्लॉयज को। फिर बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी क्या है कि एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व किया जाए, एम्प्लॉयज की कमिटमेंट को इन्हांस किया जाए विद द सेफ्टी प्रोग्राम। तो इसको हम आगे भी थोड़ा सा और देख लेते हैं। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद क्या है कि कॉन्डक्ट सेफ्टी एंड हेल्थ ऑडिट्स एंड इंस्पेक्शंस, तो उससे क्या होगा कि उससे भी आपको एक चेकिंग होती जाएगी, वेरिफिकेशन होती जाएगी कि क्या लूप होल्स हैं। यू विल बी मोर फेमिलियर जब आप इस तरह के ऑडिट्स करेंगे, फ्रीक्वेंट ऑडिट्स जब होंगे, विजिट्स होंगे जब, तो उसमें आपको जो अनसेफ कंडीशंस हैं उनके बारे में आपको ज्यादा यू विल बी मोर फेमिलियराइज्ड एंड यू कैन फिक्स दोज कंडीशंस व्हिच आर अनसेफ। कट रेजिस्टेंट ग्लव्स का जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, तो ये देखेंगे कट रेजिस्टेंट ग्लव्स एंड यू कैन सी कि ये जो फिगर दी गई है इसमें ये इंडस्ट्री एप्लीकेशंस भी इसकी दी गई हैं। तो ये जो है द पर्सन ही इज वेयरिंग दिस ग्लव एंड देन ही इज कटिंग द पीस ऑफ मीट। एम्प्लॉयज की सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेकलिस्ट है, तो इसमें देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स जो कि आप लोग देख लीजिएगा। जैसे नो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ सेफ्टी हैजर्ड, आपको ये पता होना चाहिए कि सेफ्टी हैजर्ड क्या है। बी कॉन्स्टेंटली ऑन द लुक आउट फॉर सेफ्टी हैजर्ड, करेक्ट और रिपोर्ट सेफ्टी हैजर्ड्स इमीडिएटली, नो एंड यूज safe work procedures, avoid unsafe acts, keep the work area clean and uncluttered, report accidents, injuries, illnesses, exposures to hazardous substances and near misses immediately, follow company safety rules, participate actively in safety training, treat safety as one of your most important job responsibilities. What accidents must be reported, ये भी अगेन हमारे पास ये जो है वो चार्ट है जो कि अगेन ये अमेरिकन रिसर्च के बाद ही सामने आया है। इसमें वो ये कहते हैं कि अगर कोई एक ऐसा कोई एक्सीडेंट होता है या कोई ऐसा केस होता है जो कि विच रिजल्ट्स फ्रॉम वर्क एक्सीडेंट और फ्रॉम एन एक्सपोजर इन द वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है, एंड इज
उसका रिजल्ट क्या निकला उस एक्सीडेंट का वर्क प्लेस के, एक कोई किसी की डेथ हो गई, कोई इलनेस उससे कॉज हुई, एन इंजरी, ठीक है, या कोई इंजरी हो गई, तो डेथ और इलनेस की सूरत में तो इट मस्ट बी रिकॉर्डेड डायरेक्टली, ठीक है। अगर वो इंजरी है तो अब वो इंजरी किस नेचर की है, दैट रिक्वायर्स फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, उसको रिक्वायर्ड है, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट और विच इज नॉट मेडिकल ट्रीटमेंट विच इज नॉट फर्स्ट एड अदर देन फर्स्ट एड, यानी अगर किसी कोई ऐसी इंजरी है जिसमें फर्स्ट एड इज नॉट सफिशिएंट, यू नीड मेडिकल ट्रीटमेंट, देन लॉस ऑफ कॉन्शियस हो गया, रिस्ट्रिक्शन ऑफ वर्क मोशन, और मोशन आप काम नहीं कर सकते, आप वर्क नहीं कर सकते, मोशन नहीं आपकी हो सकती, ट्रांसफर टू एन अदर जॉब, यू कैन नॉट परफॉर्म दैट जॉब एनी लॉन्गर। तो इन केसेस में क्या होगा, इन चारों केसेस में इट मस्ट बी रिकॉर्डेड वो उस इंजरी को। लेकिन अगर वो इंजरी इन चारों में से कुछ भी नहीं उसका हुआ, यानी कि वो फर्स्ट एड से ही फॉर एग्जांपल ट्रीट हो सकती है, यू डोंट नीड एनी मेडिकल ट्रीटमेंट, तो फिर इट डज नॉट नीड टू बी रिकॉर्डेड, ठीक है। और अगेन इफ अ वर्क इट डज नॉट रिजल्ट फ्रॉम अ वर्क एक्सीडेंट और अगर और ये फिर ये सारी चीजें भी उसी वक्त एप्लीकेबल हैं जब कोई इंजरी आपको वर्क प्लेस में या वर्क एनवायरनमेंट में या आपने टास्क परफॉर्म करने में हुई है। अगर इफ इट इज नॉट रिलेटेड टू द वर्क और द वर्क एनवायरनमेंट और ड्यू टू द परफॉर्मेंस ऑफ द टास्क, ठीक है, तो फिर उसके रिजल्ट में वो इंजरी विल नॉट बी रिपोर्टेड, वेदर दैट इज अ स्वेयर इंजरी, वेदर दैट लीड्स टू इलनेस और वेदर दैट लीड्स टू डेथ, दैट वॉन्ट बी रिपोर्टेड। तो इन अदर वे हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इन सूरतों में लायबल है। अनसेफ एक्ट्स में क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉइज जब अनसेफ प्ले करते हैं तो दे आर अनसेफ एक्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉइज, जैसे सच एज अगर वो स्मोकिंग करें नियर इनफ्लेमेबल मटीरियल, प्रोसेसिंग एट अनसेफ स्पीड सच एज टू फास्ट और टू स्लो, देन टेम्परिंग मशीनरी एंड इक्विपमेंट यूजिंग अनसेफ प्रोसीजर्स, bypassing safety instructions दी नहीं है वो bypass करें, throwing material, abusing, quarreling, fighting, teasing other employees, so these are all the unsafe conditions and unsafe acts। तो मैंने आपको सारी नंबर ऑफ रीजंस बताई हैं, नंबर ऑफ वेज बताए हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, ये उनकी समरी है बेसिकली स्लाइड में, तो इन सबको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे इन अनसेफ कंडीशंस और अनसेफ एक्ट्स को रिड्यूस कर सकती है, ठीक है। तो सिलेक्शन मैंने आपको बताया कि सिलेक्शन जो है वो इस तरह से की जाए, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की जाए कि वो एम्प्लॉयज वो ट्रेड्स अलग किए जाएं जो कि ज्यादा एक्सीडेंट प्रोन हैं, ठीक है। फिर ट्रेनिंग एम्प्लॉयज की प्रोवाइड की जाए, इसको भी हमने डिस्कस किया। फिर थ्रू मोटिवेशन आप कैसे कर सकते हैं कि आप सेफ्टी पोस्टर्स एक तो लगाएं, दे सर्व एज अ रिमाइंडर्स, दूसरा इंसेंटिव स्कीम पॉजिटिव इन्फोर्समेंट करें, पॉजिटिव एटीट्यूड्स को इनकरेज करें टुवर्ड सेफ्टी, ठीक है। उसके बाद बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी को हमने डिस्कस किया कि कैसे आप ट्रेनिंग्स वगैरह के थ्रू अवॉइड कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन के थ्रू कैसे हो सकता है, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन के थ्रू के ऑफ कोर्स उनकी कमिटमेंट ज्यादा होगी, बिकॉज एक तो एम्प्लॉयज को वर्क प्लेस का जब वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं विद द वर्क प्लेस तो उनको उसका नॉलेज, जॉब का नॉलेज उनको बहुत ज्यादा है, ठीक है, सेफ्टी प्रोग्राम के बारे में दे हैव द नॉलेज, देयरफॉर इट्स ईजियर कि आप उनको अगर इन्वॉल्व करेंगे ना सेफ्टी प्रोग्राम में, बिकॉज दे नो द जॉब बेटर, ठीक है, तो देयरफॉर दे कैन, उनकी ओनरशिप उसके साथ ज्यादा हो सकती है, उनकी कमिटमेंट उसके साथ ज्यादा हो सकती है, एंड इट इज मोर लाइकली कि फिर उस प्रोग्राम को, उस सेफ्टी पॉलिसी को फॉलो भी करेंगे। सो एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना चाहिए एज मेंबर्स ऑफ सेफ्टी मेंबर्स ताकि उनकी रिप्रेजेंटेशन हो, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी अवेयरनेस ज्यादा होती है प्रॉब्लम्स के साथ एट द वर्क प्लेस। देन रूटीन इंस्पेक्शन ऑन ऑल प्रेमिसेस फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ होनी चाहिए, सो दैट आपको पता चलता रहे साथ साथ। Now, before the accident, you need to communicate written safety and substance abuse policies to workers and then strictly enforce these policies. And if the accident happens, then be proactive in providing first aid and make sure the worker gets quick medical attention. Make it clear that you're interested in the injured worker and his or her fears and questions. Then document the accident, file required accident reports, then encourage a speedy रिटर्न टू वर्क, कि उसको एक सेफ्टी की वो सारी प्रोवाइड की जाए, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके क्वेश्चंस को, फियर्स को एड्रेस करने की कोशिश की जाए, डॉक्यूमेंट किया जाए उसकी इंजरी को या उस एक्सीडेंट को, और फिर इंकरेज किया जाए कि वो स्पीडीली रिकवर करे और ही इज बैक टू वर्क, ठीक है। तो और इसकी रेमेडीज यही हैं कि बेसिक इंडस्ट्रियल हाइजीन प्रोग्राम इंस्टीट्यूट किया जाए, सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पॉसिबल हैजर्ड जिसमें की जाए, पहले रिकग्निशन हो, फिर इवेलुएशन हो कि उसको इवेलुएट किया जाए, उसकी सेवेरिटी को इवेलुएट किया जाए उस हैजर्ड की, और फिर कंट्रोल की, एलिमिनेशन की, रिडक्शन की, उस हैजर्ड की मेजर्स इंस्टीट्यूट की जाएं। अच्छा, अब वर्क प्लेस हैजर्ड्स क्या हो सकते हैं, जैसे इन्फेक्शियस डिजीजेस हो सकती हैं, एल्कोहलिज्म एंड सब्सटेंस अब्यूज हो सकता है, फिर उसके अलावा केमिकल एंड अदर हैजर्डियस मटेरियल के साथ एक्सपोजर, एक्सेसिव नॉइज एंड वाइब्रेशंस,
टेम्परेचर एक्सट्रीम्स, स्लिपरी फ्लोर्स, दीज आर ऑल द वर्क प्लेस जो हैं हैजर्ड्स हैं. How to deal with the drug abuse at the workplace, because drug abuse is directly linked to the employees जो है उसके बिहेवियर के ऊपर उसके डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस हैं, तो उसको ऑफ कोर्स इट शुड बी डील्ड. सो इफ एन एम्प्लॉय अपीयर्स टू बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग और अल्कोहल, ask how the employee feels and look for signs of impairment such as slurred speech, which is often an outcome of the alcohol or drug abuse. आप उसको ये चेक करें. फिर send an employee judged unfit for duty home. अगर वो unfit for duty है तो उसको send him home, because of course उसके काम के ऊपर consequences हो सकते हैं, वो negative outcome दे सकता है आपको. Then make a written record of your observations and follow up each incident. Then inform workers of the number of warnings the company will tolerate before requiring termination. आप उसको एक written record में लेके आएं, observations उसकी करें, follow up करें, incident को employee को warn करें कि अगर वो if it does not stop then he will be terminated, and then refer troubled employees to the company's employee assistance program if there is any. ठीक है, तो there are different tests as well. ड्रग टेस्ट होते हैं जो कि प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होते हैं. आप बिफोर एम्प्लॉइंग द पर्सन आप वो टेस्ट करके जज कर सकते हैं कि वो ड्रग अब्यूज वगैरह तो नहीं कर रहा. देन रैंडम टेस्ट होते हैं, पोस्ट एक्सीडेंट टेस्ट होते हैं, रीजनेबल सस्पिशन है, रिटर्न टू ड्यूटी टेस्टिंग है कि जब वो ड्यूटी पे वापस आ जाए उस वक्त आप उसको डिफरेंट लेवल्स के ऊपर देयर आर डिफरेंट टेस्ट जो आप करके अंडरस्टैंड या जज कर सकते हैं, एवेलुएट कर सकते हैं कि वो एम्प्लॉई स्टिल इन्वॉल्व है या इन्वॉल्व है वो अब्यूज में या नहीं अब्यूज है. स्ट्रेस वगैरह ऑफ कोर्स हो सकता है ड्यू टू अनहेल्दी रिलेशनशिप्स एट वर्क. ठीक है, और अगर आपके इफेक्टिव सपोर्टिव रिलेशनशिप्स नहीं है अपने बॉस के साथ, दैट कैन लीड टू स्ट्रेस. इट शुड बी निगोशिएटेड. अगर डेडलाइंस का स्ट्रेस है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रेशर्स का स्ट्रेस है, तो दैट शुड बी डिस्कस्ड इन डिटेल विद योर सुपरवाइजर अपने बॉस के साथ. उसमें देखना चाहिए कि आपके बॉस अगर कोई रिवाइज करता है अपनी डेडलाइंस को या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कैसे वो आपको फैसिलिटेट कर सकता है अबाउट द स्ट्रेस. ठीक है, और दूसरी एक चीज ये हो सकती है कि आपको डेडलाइंस का मच बिफोर आपको फेमिलियराइजेशन उसके साथ हो, सो दैट आप पहले से मच इन एडवांस यू कैन प्रिपेयर फॉर देम सो दैट यू डू नॉट कम अंडर स्ट्रेस एट अ टाइम ऑल ऑफ अ सडन. ठीक है, फाइंड टाइम फॉर रिलैक्सेशन फॉर डिटैचमेंट एंड talk to anybody with whom you feel refreshed and alert. Find ways to reduce unnecessary noise. ठीक है, और इस तरह की ये चीज़ें हैं. लिमिट इंटरप्शंस, डोंट पुट ऑफ डीलिंग विद दिस टेस्टफुल प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो ये वेरी लिस्ट वगैरह को उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने की कोशिश करें. ठीक है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये कर सकती है कि सुपरवाइजर शुड बी सपोर्टिव एंड फेयर ट्रीटमेंट एम्प्लॉइज़ को दें, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि फेयर ट्रीटमेंट नहीं होगी तो एम्प्लॉइज़ विल गो इन स्ट्रेस. ठीक है, पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं, आपके फैमिली इशूज़ हो सकते हैं, उनको अवॉइड करने की, रिड्यूस करने की कोशिश की जाए. सुपरवाइजर कंसल्टेंसी आपको अवॉइड कर सकता है. ओपन कम्युनिकेशन हो मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज़ के बीच में. ठीक है, सपोर्ट एम्प्लॉइज एफर्ट्स फॉर इंस्टेंस बाय रेगुलरली आस्किंग हाउ दे आर डूइंग. तो इस तरह की जॉब पर ऑर्गेनाइजेशन फिट हो सो दैट जो स्ट्रेस है वो कम से कम हो और कंट्रोल हो एम्प्लॉइज की जॉब के ऊपर. देन एम्प्लॉइज को प्रोवाइड किया जाए असिस्टेंस प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग प्रोफेशनल ट्रेनिंग वगैरह. तो बर्न आउट जो है दैट इज बेसिकली द टोटल डिप्लीशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल रिसोर्सेज विच इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव स्ट्राइविंग टू रीच एन अनरियलिस्टिक वर्क गोल. जब अनरियलिस्टिक वर्क गोल्स दे दिए जाएं बाय द ऑर्गेनाइजेशन तो दैट कैन लीड टू आपकी जो डिप्लीट हो जाती हैं एनर्जीज फिजिकल एंड मेंटल, एंड दैट कैन लीड टू बर्न आउट. सो रिकवरिंग कैसी हो सकती है? ब्रेक द यूजुअल पैटर्न्स टू अचीव मोर well-rounded life, get away from all it periodically to think alone, and reassess the goals in terms of their intrinsic worth and attainability, and think about work. Could the job be done without being so intense? फिर दूसरे इशूज़ क्या हैं? कंप्यूटर रिलेटेड आपको पता है इशूज़ हैं. लॉन्ग सिटिंग है कंप्यूटर के ऊपर, उसके आपकी हेल्थ के ऊपर इश्यूज आ सकते हैं. बैक पेन वगैरह, नेक में पेन हो सकती है, उसके लिए कोई एक्सरसाइज वगैरह की जाए, कोई सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन डाउनलोड करके आपको दे सकती है. आइज़ के ऊपर इफेक्ट आ सकते हैं, लाइट प्रॉपर होनी चाहिए, तो ये सारे इशूज़ बन सकते हैं. स्मोकिंग को हमने ऑलरेडी इसमें डिस्कस किया. ठीक है, उसके बाद वायलेंस जो है एट द वर्क प्लेस, आपको पता है कि वायलेंस इज कॉज्ड व्हेन देयर इज डिफेंस ओवरली डिफेंसिव ऑब्सेसिव एंड पैरानॉइड एम्प्लॉइज अगर हों तो उनको हम कहते हैं कि दे आर वायलेंट, और देयर इज वायलेंस एट द वर्क प्लेस. ओवरली कन्फ्रंटेशनल और एंटी सोशल बिहेवियर को भी आप कह सकते हैं कि एग्रेसिवनेस है, वायलेंस है. वायलेंट बिहेवियर जो है सेक्सुअली एग्रेसिव बिहेवियर भी हो सकता है. आइसोशलिस्ट अप्रोच जो है वो भी वायलेंट बिहेवियर में ही आती है, एंड इनसबऑर्डिनेट बिहेवियर इज ऑल्सो वायलेंट. तो ये सारी टाइप्स हैं वायलेंट वर्क बिहेवियर्स की. टेंडेंसी टू ओवर रिएक्ट इज ऑल्सो अ वायलेंट बिहेवियर.
सो कैसे आप वायलेंस को, व्हाट आर द स्टेप्स दैट एट द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी टेकन। सिक्योरिटी मेजर्स को अपनी टाइटन करें, ठीक है। वर्क प्लेस में वायलेंस की ट्रेनिंग दी जाए, एम्प्लॉयज को ट्रेन किया जाए, एजुकेट किया जाए अपॉन द वायलेंस, जस्टिस प्रोवाइड किया जाए, फेयर ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाए ताकि एम्प्लॉयज वायलेंट ना हो, ठीक है। अटेंशन दी जाए एम्प्लॉयज को एंड टेक केयर व्हेन डिसमिसिंग द वायलेंट एम्प्लॉयज। अगर वायलेंट एम्प्लॉयज को अगर आपने एज यू कैन से उनको टर्मिनेट करना है एज टू डिसिप्लिन देम, तो एज अ रिजल्ट उनको यू शुड बी वेरी केयरफुल बिकॉज दे कैन हर्ट द ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंडिविजुअल्स। देन द अंडरस्टैंड द लीगल कंस्ट्रेंट्स ऑन रिड्यूसिंग वर्क प्लेस वायलेंस। फिर एंग्री एम्प्लॉयज जो हैं उनके साथ आप कैसे डील कर सकते हैं, या जो वायलेंट एम्प्लॉयज हैं हाउ यू कैन डील विद देम इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक तो ये कि आप उनके साथ आई कांटेक्ट में आए विद द एंग्री एम्प्लॉयज, ठीक है। और दूसरा ये कि व्हेन यू आर इनटू द आई कांटेक्ट में आने से इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। देन पे फुल अटेंशन टू द एम्प्लॉय, बी काम, ठीक है, बी ऑनेस्ट एंड मॉडेस्ट, लिसन टू द एम्प्लॉय, रिक्वेस्ट फॉर एग्जांपल्स कि अगर कोई केस है, कोई सिचुएशन है, ट्राई टू आइडेंटिफाई फर्स्ट कि वो व्हाई इज द एम्प्लॉय वायलेंट, व्हाई इज ही एंग्री, उसकी रीजन क्या है, ठीक है। उसको पहले देखने की कोशिश करें, कोई ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नहीं है, कोई एम्प्लॉय के राइट्स तो नहीं कर्ब हो रहे, ठीक है, वेदर ही इज जस्टिफाइड और नॉट। पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, बी काम, स्टे काम, ठीक है। उसको कहें कि विद एग्जांपल्स आपको बताए। फिर डेलिकेटली एंड डिप्लोमेटिकली डिफाइन द प्रॉब्लम एंड इंक्वायर अबाउट द सिचुएशन एंड फीलिंग्स, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं व्हेन यू हैव टू डील विद द केसेस। जब वायलेंट एम्प्लॉयज़ के साथ आपको डील करना पड़े या एंग्री एम्प्लॉयज़ के साथ आपको डील करना पड़े, तो ये ऑप्शंस हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के पास आपके पास अवेलेबल होती हैं। तो आपको, लेकिन मेन चीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है इन केसेस में, हेल्थ के केसेस में, हेल्थ हैजर्ड्स के केसेस में, स्मोकिंग है और कंप्यूटर रिलेटेड इश्यूज हैं या दूसरे जितने भी हेल्थ जो आपको हेल्थ कंस्ट्रेंट्स बन सकते हैं वो, या जो आपके सेफ्टी कंस्ट्रेंट्स हैं, उन सब के लिए कि वायलेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैनेजमेंट की कमिटमेंट होनी चाहिए। एक चीज़ आपको ये बहुत अच्छी तरह पता होनी चाहिए। दूसरा ये है कि आपको पॉलिसी प्रॉपर इन प्लेस हर चीज़ की होनी चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट इन प्लेस होना चाहिए, पॉलिसीज शुड बी इन प्लेस, मैनेजमेंट कमिटमेंट शुड बी देयर, ठीक है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट होगा, सिलेक्शन प्रॉपर एम्प्लॉयज की केयरफुल होनी चाहिए, और फिर उनका जो है ना वो कमिटमेंट होनी चाहिए, मैनेजमेंट की कांस्टेंट रीइंफोर्समेंट होनी चाहिए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होनी चाहिए, एम्प्लॉयज शुड बी ट्रेन्ड प्रॉपरली, ठीक है, दैट हाउ दे हैव टू एक्ट एंड हाउ दे हैव टू बिहेव। दे शुड, उनको प्रॉपर इंपॉर्टेंस का पता होना चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेस का उनको पता होना चाहिए। फॉलो अप सेशंस अगर आप करें, ऑडिट्स वगैरह फ्रीक्वेंट करें, तो उनसे भी आपको ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन दैट कैन बी मोर क्लियर टू यू, यू कैन बी मोर फेमिलियर, आपको ज़्यादा अपडेटेड पता चल सकता है और आप एक्सीडेंट्स वगैरह को अवॉइड कर सकते हैं। सो दिस वाज द डिस्कशन फॉर टुडे. I hope you enjoyed today's lecture. I say you goodbye for today. See you in the next lecture. Thank you very much. Allah Hafiz.